नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि निर्धारित 4 दिन के सत्र का समापन महज 2 दिन के भीतर हो गया, तो वहीं पूरे सत्र में केवल 2 घंटे 40 मिनट की कार्रवाई हो पाई है और जिसमें जनहित से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकी। तो वहीं आपको बता दें कि यह सत्र पूरी तरह से विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सत्र की असमय समाप्ति के पर बयान देते हुए यह भी कहा है कि विपक्ष के लगातार हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन को चलने ही नहीं दिया और जिससे कि जनहित से जुड़े कई अहम अनसुने रह गए। आवश्यक था। धर्म परिवर्तन के कतिपय मामले अन्य राज्यों के सम्मान उत्तराखंड राज्य में भी आए हैं, जिनमें संगठित गिरोह बनाकर व्यापक रूप से धर्मांतरण किए जाने की साथ साथ जघन्य अपराध किए जाने की घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जिसके द्वारा धार्मिक संगठित गिरोह द्वारा विभिन्न माध्यमों से, जिसमें डिजिटल ढंग है का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर किया जाना उजागर हुआ है। तो इसमें हमने जो है प्रलोभन की परिभाषा दी है, डिजिटल ढंग की परिभाषा, प्रथम सूचना की रिपोर्ट को संशोधित किया है, दंड का प्रावधान रखा है। तो ये बहुत सशक्त होगा और इसमें हमने जो डिजिटल खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिससे कि राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने भी कहा है कि सरकार की मंशा सत्र को चलाने की नहीं थी। कांग्रेस ने सदन में अपराध और कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इससे बचने का रास्ता चुना। देखिए, पहली बार नहीं हुआ है, ये हर बार होता है। ये पहले 4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का सत्र देते हैं और उसके बाद उसे 2 दिन में निपटा देते हैं। इनकी मंशा जन सरोकारों के मुद्दों से है ही नहीं, ये सिर्फ बजट को ठिकाने लगाने के लिए करते हैं। अब जो हमारी विधानसभा संचालन नियमावली है उसमें कहा गया है कि 1 वर्ष में 60 दिन तक सत्र चलना चाहिए। सबसे पहले तो जो 3 सत्र 7 साल के चलते थे, जब से धामी सरकार आई है तो 2 सत्र चल रहे हैं। ये मानसून सत्र के बाद सीधे बजट सत्र ले आते हैं और उसे फरवरी में ही ले आते हैं। पिछली बार आप लोगों को ध्यान होगा कि फरवरी लास्ट में इन्होंने इस बहाने से कि लोकसभा आ रहा है बजट सत्र चला दिया था। ये शीतकालीन सत्र भी नहीं चलाते और सत्र की अवधि को बहुत कम रखते हैं। और ये आज कह रहे हैं कि भैया एक टेबल कल गिर गया था विधायक विपक्ष के लोगों से, तो कह रहे हैं कि सरकार की गाड़ी कमाई को, जनता की गाड़ी कमाई को आप नुकसान कर रहे हैं। तो आज आप बताइए, जो इतनी दूर भराड़ीसैंण में सत्र आयोजित किया गया, उस सत्र में ये कहते हैं कि भाई मानसून है, बारिश है 21-22 में। अरे मानसून सत्र में बारिश नहीं होगी तो कब होगी बारिश? और भाग गए, ये भगोड़े हैं, ये भाग रहे हैं। ये आजादी के जमाने से भगोड़ों की पार्टी है, ये आज भाग रहे हैं। सत्र में 4 दिन का समय देकर 2 दिन में खत्म कर दिया। कहते हैं बिजनेस नहीं है। अरे बिजनेस कहां से होगा जब पूरे प्रदेश के बिजनेस को आपने प्राइवेट हाथों में बेच दिया, तो बिजनेस बचेगा कहां से? आपने जितनी नौकरियां थी वो आउटसोर्स के भ्रष्टाचारी कंपनियों को देना शुरू कर दिया। हमारे उत्तराखंड का युवा 11 महीने की नौकरी पाता है, 4 महीने की तनख्वाह देता है, वो कंपनी भाग जाती है तनख्वाह खाकर, आप कोई कार्रवाई नहीं करते। हमारे प्रदेश के जो अस्पताल हैं उन्हें आप पीपीपी मोड पे दे देते हैं, तो आपके पास कहां से जो है कि आपके पास कहां से बिजनेस होगा? आप जो हमारे प्रदेश का ध्वंस, आप आपदा की बात करते हैं, जिस आपदा से प्रदेश में ध्वंस फैलता है, हमारे लोगों की जानें जाती है और उसके बाद उससे जो रोजगार बनता है उसे आपने हैदराबाद की कंपनी को दे रखा है, उसको आपने बेचने का काम किया है, तो आपके पास बिजनेस कहां से होगा? आप ऊर्जा विभाग को प्राइवेट में देने की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बिजनेस कहां से होगा? भराड़ीसैंण में सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है, लेकिन कांग्रेस के विधायक अभी भी विधानसभा में मौजूद हैं। आपको बता दें कि विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं और जहां पर कांग्रेस विधायकों के इस धरने को लेकर कांग्रेस के रवि बहादुर से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय।
भराड़ीसैंण में मानसून सत्र का आयोजन हुआ। 4 दिन का सत्र सरकार ने निर्धारित करा। आज 1.5 दिन में सत्र समाप्त हो चुका है। सत्र समाप्ति के बाद भी कांग्रेस के विधायक यहाँ पर बैठे हैं और उनकी तरफ से मांग की गई थी कि आपदा जैसे गहन मुद्दों पर बातचीत हो, चर्चा हो, ताकि निष्कर्ष निकल सके। सर, सबसे पहले आप बताइएगा, आप हरिद्वार से यहाँ पर आए, मानसून सत्र को लेकर आए, 1.5 दिन में सत्र समाप्त हो गया, आपकी बात सुनी भी नहीं। यार देखिए, सरकार संवाद में विश्वास ही नहीं रखती है, दिशाहीन सरकार है। दुर्भाग्य यह है कि एक ऐसी सरकार बैठी है जो जन कल्याण नीतियों पे, कल्याणकारी नीतियों पे बात ही नहीं करना चाहती है। एक ड्रामेबाज सरकार है, नौटंकी करती है, जुमलेबाजी करती है। आज कितना मतलब इम्पोर्टेंट, आपने कितने समय बाद ये सत्र चलाया और उसमें भी आपने 4 दिन का वक्त दिया, 1.5 दिन में आप भाग गए हैं। 1.5 दिन में भी आप जो है हमारे नेता प्रतिपक्ष जो कि प्रदेश में दूसरा स्थान रखते हैं, समकक्ष होते हैं मुख्यमंत्री के, उनके साथ धक्का मुक्की हो गई। जिला पंचायत चुनाव में विधायकों पे हाथ छोड़ा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता अगर ये सरकार क्या कर रही होगी। आज भ्रष्टाचार में देखिए उत्तराखंड कहाँ खड़ा है। ये सरकार अपनी नाकामियां सुनना ही चाहती है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये प्रपंच रचती है, ये ड्रामे रचती है। और कानून व्यवस्था पे हमारी क्या था, हमने यही तो बोला था, आप कानून व्यवस्था पे कार्य स्थगन कीजिए, कानून व्यवस्था पे हमारे से चर्चा कीजिए। उसमें पक्ष भी आता, उसमें विपक्ष भी आता। जिसकी जो समस्या होती कानून व्यवस्था से, कोई सा भी जिला होता, आइदर इट इज पौड़ी, चाहे आपका चमोली होता, चाहे रुद्रप्रयाग होता, चाहे हरिद्वार होता। हरिद्वार में भी इन्होंने जिला पंचायत में जो है इसी तरीके के नाटक करने का काम किया था। यहाँ तो जिला पंचायत सदस्य उठाने का काम किया, वहां तो प्रमाण पत्र ही पूछ के दिए गए कि अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो तो हम आपको प्रमाण पत्र देंगे। ऐसे ही मंगलोर बाय इलेक्शन में इन्होंने किया, वहां लोगों को पीटने का काम किया। अब उससे भी एक कदम आगे बढ़ के इन्होंने क्या किया कि जो है आपका पूरा का पूरा जिला पंचायत सदस्य उठा के ले गए, नेता प्रतिपक्ष से धक्का मुक्की कर दी, विधायकों से धक्का मुक्की कर दी। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने इनके हौसले बुलंद हैं कि अधिकारियों को खुली छूट दे रहे हैं गुंडागर्दी करने की। पूरा जंगल राज जो है चल रहा है प्रदेश के अंदर और सरकार उसको भी सुनने की जरूरत नहीं है। हमने अध्यक्ष से क्या मांग लिया, अध्यक्ष हमारा संरक्षण, हमें अध्यक्ष का चाहिए था। हम किसके पास जाएंगे अगर हम पीटेंगे चीतेंगे तो हम अध्यक्ष के पास ही तो जा सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष। उन्होंने भी हमारी एक बात नहीं सुनी। अध्यक्ष को ये तो कह रहे हैं कि विपक्ष ने नई परिपाटी शुरू कर दी, काला अध्याय लिखा जाएगा, ये सब चीजें। काला अध्याय जरूर लिखा जाएगा पर ये सरकार की तरफ से लिखा जाएगा। यार संवाद क्यों नहीं करती सरकार? क्या सरकार की इसलिए होती है? क्या सिर्फ सरकार यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आने के लिए है, बात सुनने के लिए नहीं है? ये सत्र रखा क्यों गया था? सत्र यही तो रखा गया था कि कानून व्यवस्था पे बात हो, आपदा पे बात हो, भ्रष्टाचार पे बात हो, खनन नीति पे बात हो, आपका जो है जितनी भी आपकी समस्याएं हैं प्रदेश से रिलेटेड, आम जनता की आवाज, जो लास्ट की पंक्ति का जो आदमी है जिसकी जो समस्या है वो यहाँ पे उठनी चाहिए और उसका समाधान निकलना चाहिए। क्या अब तो काला अध्याय किसकी तरफ से लिखा जा रहा? अब सब भाग गए। अब कौन बैठा है यहाँ पे? विपक्षी तो बैठा है। तो आप देखिए ना किसकी गलती है। हम तो कह रहे आइए ना, आपका स्वागत है, आप हमारी बात तो सुनिए। अब इनको अगला स्टेप क्या रहेगा सर आपका कांग्रेस के विधायकों? ये अब सदन में हमने कर दिया, अब सड़क तक जाने का काम करेंगे बिना विधानसभा की अध्यक्ष की जो है संज्ञान में रखते हुए। हमारे नेता प्रतिपक्ष में हमारे विधायकों पे एफआईआर दर्ज करने का जो है का कुकृत्य किया गया है। अब सीधा सीधा हम सड़क पे जाएंगे, गिरफ्तारी देंगे। भैया गिरफ्तार कीजिए फिर, और बचा क्या? अब प्रदेश में जंगल राज हो गया ना आपका कि एक एसएसपी की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो सीधा सीधा मुकदमा दर्ज कर रहा है बिना विधानसभा अध्यक्ष को बताए। अगर एक विधायक को प्रोटेस्ट में भी अगर सिंबॉलिक भी गिरफ्तार करते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को सूचना दी जाती है। अभी तक विधानसभा अध्यक्ष की एफआईआर लिख दी सीधी। तो ये देखिए ना आप अधिकारियों को कितना मनोबल है। मुझे तो लगता है कि सारे अधिकारी इनसे भी सुपर सीएम हो रहे हैं। सीधी सी बात है, ये तो बड़ा क्लियर हो रहा है कि अधिकारियों को फिर उन्हें जिला अध्यक्ष बना दो अपना और मंडल अध्यक्ष बना दो, डीएम को, एसएसपी को, फिर चलाना है क्यों? दोनों काम एक साथ कर लेंगे वो। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के विधायकों ने अपनी बात को रखा है लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से उनकी बात को सुनना नहीं गया और यही वजह है कि अब सत्र समाप्त होने के बाद भी वो विधानसभा के बाहर यहाँ पर बैठे हैं। अब अपनी बात को सड़कों में आंदोलन के माध्यम से और उजागर करने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। इंडिया वाइज भराड़ीसैंण। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को 2 महत्वपूर्ण विधेयक सदन पारित हुए हैं और जिसमें कि आपको बता दें कि उत्तराखंड के धर्म स्वतंत्रता और विधि विरुद्ध प्रतिषेध जो भी संशोधन विधेयक है और उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक सदन से पारित हो गए हैं। उत्तराखंड के धर्मस्य मंत्री सतपाल महाराज ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि यह बहुत ही जरूरी था। अब जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। मैं चाहता हूं ना कि जो हल्ला गुल्ला मचा रहे थे, सत्र आगे चलने ही नहीं देना था, तो हमें बजट पास कराना था और वो काम विधिवत कराया गया है। मैं स्पीकर महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।
उत्तराखंड विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है और 4 दिन के लिए आहूत यह विधानसभा सत्र केवल 1.5 दिन में ही खत्म हो गया। विधानसभा सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विपक्ष की रणनीति सत्र चलाने की नहीं, सिर्फ हंगामा करने की थी और रणनीति। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार विपक्ष की ओर से जो है तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने धारा 310 पर चर्चा न होने को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं आपको बता दें कि विपक्षी विधायक विधानसभा वेल में उतर आए और जहां पर सत्र की कार्रवाई नहीं चलने दी। तो वहीं आपको बताते चले कि विरोध इतना तीव्र था कि विपक्ष के नेता पूरी रात विधानसभा के वेल में धरने पर बैठे रहे और जहां 4 दिवसीय सत्र को 22 अगस्त तक चलना था, लेकिन भारी हंगामे के चलते इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बताते चले के विरोध के क्रम में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी और महिला कांग्रेस ने सरकार का पुतला भी दहन किया। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज अब नहीं बची है। कानून के खिलाफ और कानून के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। तो वहीं सदन में इस पर चर्चा तक नहीं होने दी जा रही है। विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि सरकार न युवाओं की सुन रही है और न ही महिलाओं की और न ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान कर रही है। जुर्म की टक्कर से जुर्म की टक्कर। मानसून सत्र के दौरान गैरसैंण विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। तो वहीं आपको बता दें कि विपक्ष ने वेल में आकर उतरकर धरना प्रदर्शन किया और रात भर विधानसभा के अंदर ही बिस्तर लगाकर डटे रहे। तो वहीं विपक्ष का आरोप था कि सरकार जनहित के मुद्दों पर चर्चा से बच रही है और इसी के विरोध में उन्होंने यह कदम उठाया। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी ने इस पर पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष ने कोई भी प्रश्नकाल चलने नहीं दिया और केवल अपने मुकदमे खत्म करवाने के लिए हंगामा किया। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जनता ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के हित के लिए उनको चुनकर विधानसभा में प्रदेश के विकास, प्रदेश के हित और संदर्भित जनप्रतिनिधि के क्षेत्र के विकास की योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए भेजा है। सबको ये उम्मीदें रहती आम जनता को कि हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा विधायक हमारे क्षेत्र के विकास की बातें करे और उसके विकास के बारे में चर्चा करे विधानसभा के अंदर और उस क्षेत्र का विकास और आगे बढ़ाए। इसकी सभी की उम्मीदें अपने विधायक से होती हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भराड़ीसैंण में जो विधानसभा सत्र के अंदर दिखाई दिया, वहां पर विपक्ष के विधायकों के द्वारा जन सरोकारों से कोई इनका लेना देना नहीं रहा, प्रदेश के हित से कोई लेना देना नहीं रहा और अपने क्षेत्र के विकास, जो प्रश्नकाल होता है, अपने क्षेत्र की समस्या को विधायक अपने वहां पर उठाता है, उनके समस्याओं के निदान के लिए वहां पर प्रश्न करते हैं, लेकिन कोई प्रश्नकाल विपक्ष द्वारा नहीं चलने दिया गया और सिर्फ और सिर्फ जिनको वहां पर नीति और नियम बनाने के लिए भेजा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हितों के लिए कि हमारे मुकदमे वापस हो जाएं, हमारा ये काम हो जाए, उस कारण वो वहां पर विधानसभा सत्र के अंदर वहीं पर सोने बिस्तर लगा के सो गए हैं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है उत्तराखंड राज्य के लिए कि ऐसे लोग क्या अपने क्षेत्र का, क्या उत्तराखंड के विकास की बात सोच सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मदरसा बोर्ड के खत्म होने पर बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि सरकार मुस्लिम लोगों को दबाने का काम कर रही है। बसपा विधायक ने यह भी कहा कि आज परिस्थितियां मुस्लिम लोगों के विपरीत हैं और मजबूत लोग कमजोर लोगों को ही दबाने का काम कर रहे हैं। पहला जो जबरदस्ती धर्म तारण का मुद्दा है, आप पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ, सुनने में आ रहा है और आप भी चर्चा कर रहे हैं, जो ताकतवर लोग हैं वो कह रहे हैं कि मेरा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा, जो कमजोर है रोज पीट रहे उन्हें कह रहे हैं मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा। जबरदस्ती तो यहाँ से धामी जी कर रहे। हमें
जेलों में डालना चाहते हैं, मुसलमानों को जेल में इस बहाने से डालना चाहते हैं। आपने देखा होगा उत्तरकाशी में क्या नहीं हुआ भाई, उनके अगर एक भाग्य होगी, हमारी 500 भगा रखी है और टारगेट दे के भगाते हैं, फेसबुक पर कह के भगाते हैं। कोई जेल जा रहा उनका? हमारे यहाँ भी धनपुरे में 13 साल की बच्ची के साथ उठा करके गैंग रेप किया गया। तो भाई ये जो कानून है ये उल्टा है। जो लोग ताकतवर हैं वो कमजोर को कह रहे हैं ये मुझे सता रहा है। ये सिर्फ मुसलमान को जेल भेजने का है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि जेलों की संख्या बढ़ा लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। आप जितनों को भेजोगे हम जेल जाएंगे। भाई मदरसे, आप मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व मदरसे छोड़ने कहा इन्होंने, मदरसे तो ज्यादातर सील कर दिए। जो लोगों के बहुत अच्छे थे, मदरसा बोर्ड में वो स्वीकृति थी, उनकी परमिशन थी, वो चल रहे हैं। हमारे कई सौ मजारों पर बुलडोजर चला दिया गया। एक बात बताइए आप, जो मुगल काल से चले आ रहे हैं मजारे, जो अंग्रेजी राज में चले आ रहे हैं, उन्हें आप अवैध बता रहे हो। मैं कह रहा हूँ आपने तो संघर्ष नहीं किया आज़ादी के लिए देश की, आप तो सबसे बड़े अपराधी हो। आज भी आप तिरंगे का अपमान कर रहे हो। वो अति नरसिम्हा है दासना में, वो कह रहे तिरंगा झंडा ना फहराओ। उस क्या कार्रवाई भाई अब लोग हुआ? किसी ने किया कुछ? मुसलमान इतनी बात कह रहे 6 बार जेल जाता, जमानत भी नहीं होती। तो भैया हम तो पीटने के लिए तैयार हैं और ये हम पीटते जितना पीटना, जितना ही हमें पीटेंगे उतने हम निखरेंगे, ये मेरा कहना है। अब खबर देहरादून से है, जहां पर वोट चोरी के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि यह जुलूस उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नेहरू ग्राम से रिंग रोड तक निकाला गया और जिसमें कि यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं बताते चले कि प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे और जहां उन्होंने हाथों में मशालें जलाकर वोट चोरी के नारे भी लगाए। जुलूस का उद्देश्य जनता के बीच जागरूकता फैलाना और कथित चुनावी अनियमितताओं पर ध्यान आकर्षित करना था। अब खबर कालाडूंगी से है, जहां पर तहसील के रतनपुर ग्राम सभा के हिम्मतपुर गांव के ग्रामीण बरसात के कारण भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि गांव के बीच से गुजरने वाला बरसाती नाला बरसात के समय पर उफान पर आ जाता है और जिससे कि लोगों का बाजार जाना, बच्चों का स्कूल पहुंचना और बीमारों का इलाज के लिए अस्पताल तक जाना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो वहीं बताते चले कि रामनगर हल्द्वानी मुख्य मार्ग से मात्र 300 मीटर की दूरी पर बसे इस गांव की स्थिति दयनीय बनी हुई है। ग्रामीण वर्षों से शासन और प्रशासन से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो वहीं लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर नाले पर पुल बन जाए तो बरसात में उनकी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। प्रशासन से जल्द ही कदम उठाने की मांग की गई। ये रास्ता जा रहा है, पूरे हालत इसके रास्ते बहुत ख़राब है। बरसात में हर संसाधन से हम परेशान आ रहा है इसमें, और स्कूल जाने में बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं। हमें अन्य अपने साधन, जैसे मान लो कभी मार्केट से सामान लाना है या कोई मेडिकल सुविधा के लिए जाना है, तो इस तरीके से आप देखो बिल्कुल हमारा जीवन यापन ये सुरगम क्षेत्र होने के बाद भी, और नेशनल हाईवे से मात्र 200 मीटर नीचे है ये, और ये स्थिति है इस जगह की। आप देख सकते हो, मतलब ये सुरगम क्षेत्र में रहने के बाद भी हमें दुर्गम वाला एहसास हो रहा है और इतनी परेशानी हो रही है जीवन यापन करने में, जिसका ये समझो आप सभी लोग परेशान हैं। 26 परिवार हैं यहाँ पे। तो मेरे यहाँ क्षेत्र की जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारा ये उनसे क्या कहना है कि आप एक बार आइए और एक बार इसे देखिए हालत कैसी है। तो थोड़ा सा विकास का जो एक आप एजेंडा लेके घूम रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार यहाँ पे आके आप इसका विकास का एक हमारे लिए भी कुछ सोचें। और ये 26 परिवार इतना परेशान है, आपसे इस मीडिया बंधु के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कृपया जो हमारा एक जीवन एक ऐसा बन चुका है कि मतलब ये समझ दो कि परेशानियाँ, रोज़मर्रा की दिक्कतें, दूध दही लेके आना, मतलब ये सारी चीज़ों से परेशान है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 1857 की आजादी की लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के किस्से हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उनके संघर्ष में एक अंग्रेज वकील भी उनके साथ खड़ा था और जिसका नाम था जॉन लैंग। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में जन्मे जॉन लैंग न सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई का केस कोलकाता हाईकोर्ट पे उन्होंने लड़ा, बल्कि ब्रिटिश नीतियों का भी डटकर विरोध किया।
वे पेशे से वकील और पत्रकार दोनों थे। तो वहीं आपको बता दें कि मफसी लाइट नामक अखबार के जरिए उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों की धज्जियां उड़ाई और जिस वजह से उन्हें कई बार धमकियां भी मिली। जॉन लॉन्ग 1864 में मसूरी में रहस्यमयी उनकी मौत हो गई थी और उनकी हत्या का शक था। तो मगर आपको बता दें कि जांच को पूरे तरीके से दबा दिया गया था और आज भी उनकी कब्र मसूरी के कैमल्स बैक रोड पर मौजूद है और जहां पर मसूरी के इतिहासकार गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि भारत से उनका इतना गहरा जुड़ाव था कि वे यहीं के होकर रह गए। 1964 में प्रसिद्ध लेखक रिचर्ड बॉन्ड ने भी उनकी कब्र खोजी और इस गुमनाम क्रांतिकारी को फिर से दुनिया के सामने लाया। आपको बताते चले कि जॉन लैंग आजादी की लड़ाई के उन विदेशी योद्धाओं में से एक थे जिन्हें इतिहास में वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। जॉन लैंग वैसे तो ऑस्ट्रेलियन था और इनका जन्म 1816 में पैरामीटर एक जगह है सिडनी के पास, वहाँ इनका जन्म हुआ था। क्योंकि इनके फादर कभी इंग्लैंड से माइग्रेट होकर वहाँ गए होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था। उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड जाके बैरिस्ट्री पास की और 1940 में कलकत्ता आ गए थे वकील बनने के बाद। और उसके बाद फिर ये इन्होंने कई किताबें लिखनी शुरू की। ही वॉज अ वेरी गुड राइटर और कई किताबें इनकी उस समय चली हैं। और फिर एक जो इन्होंने पेपर को इस्टेब्लिश किया, मफस लाइट प्रेस था, वो मेरठ में इस्टेब्लिश किया। उसमें ज़्यादातर आर्मी के गजेट्स से संबंधित जितनी आर्मी की उस टाइम की न्यूज़ होती थी वो लिखते थे। और ज़्यादातर तो इनका जो संबंध है और जो चार्ल्स डिकिंस थे उनके हाउस होल्ड मैगजीन लंदन में निकलती थी, उसके रिपोर्टर भी थे। ही वॉज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, ही वॉज अ ऑथर, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो मसूरी से इनका ये संबंध है कि इनकी दूसरी शादी मसूरी में हुई थी। यहाँ मसूरी में क्राइस्ट चर्च है, उसमें इनकी शादी 11 मई 1859 को सेकंड मैरिज हुई थी। पहली इनकी कलकत्ता में हुई थी और उनकी वाइफ पहले वाली इंग्लैंड चली गई थी अपने बच्चों को लेके। तो यहाँ पे मसूरी में हुई और मसूरी में फिर 1864 में 20 अगस्त 1864 में इनकी मसूरी में डेथ हुई। और लगभग 2-4 साल ये मसूरी में रहे हैं और मसूरी में रह के भी इन्होंने बहुत काम किए। कई किताबें लिखी है मसूरी में रह के, पूरी दुनिया में आज इनकी किताबें चलती है। और यहाँ ही इनका जो हमारी मसूरी में कैमल्स बैक रोड है, जो 200 वर्ष पुराना ग्रेव यार्ड है, वहाँ आज भी इनकी ग्रेव है। वो 20 अगस्त को इनकी डेथ हुई थी। और जो यहाँ का क्राइस्ट चर्च है, वहाँ इनकी शादी हुई थी और वहीं इनका वो प्लाक लगा हुआ है इसमें ब्रास प्लेट में, और उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। और ही वॉज अ फ्रेंड, ये भी लिखा हुआ है कि ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। और रानी झांसी वाली का इन्होंने केस लड़ा था। जो रानी, आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी वाला तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया था कि राज्य जिनका कोई वारिस ना हो उनके राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया है। तो रानी ने अडॉप्ट कर लिया था लड़का, लेकिन अंग्रेजों ने उसको नहीं माना था और उनके अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर दी। उसके बाद रानी ने इसको अपने केस को बैरिस्टर के थ्रू कलकत्ता में गवर्नर जनरल को पहुंचाया। और ये बैरिस्टर जैसे मैंने आपको बताया, तो इन्होंने रानी लक्ष्मी में एक केस लड़ा। और वैसे तो ये ऑस्ट्रेलियन थे, लेकिन इन्होंने कई काम ऐसे किए जो अंग्रेजों के अगेंस्ट थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर पूरी से है, जहां पर जनपद के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में 18 अगस्त की रात पुलिस ने एक अवैध रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया है। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान इवाना रिसोर्ट में यह पार्टी पकड़ी गई और जहां पर मानसून सीजन में प्रशासन ने सभी होटल्स और रिसोर्ट्स को बंद रखने के आदेश जारी किए थे। आपको बता दें कि अनुमति पत्र न दिखाने पर होटल संचालक के खिलाफ मुकदमा और पार्टी में शामिल 37 लोगों पर कार्रवाई की गई है। जांच में सामने आया है कि इस पार्टी का आयोजन मनोज कुमार ने किया था, जो कि एक एग्रीकल्चर कंपनी में एयर का जो है वो मैनेजर है। तो वहीं आपको बता दें कि कंपनी के द्वारा दिए गए 4 करोड़ रुपए के टारगेट को पूरा करने के लिए उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दुकानदारों को ज्यादा उर्वरक खरीदने के बदले में लुभाने के ऑफर दिए और जहां पर पार्टी को बुलाया गया। तो वहीं बताते चले कि पहले चरण में मुजफ्फरनगर से 28 दुकानदार शामिल हुए और अब पुलिस कंपनी की भूमिका और जिम्मेदारी की भी जांच कर रही है। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए गैंग के सरगना सहित 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि अभियुक्तों ने गांधी रोड स्थित एक मोबाइल शॉप से कीमती मोबाइल फोन और प्रेमनगर स्थित एक बंद घर से स्कूटी, आभूषण व अन्य सामान की चोरी की थी। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से विभिन्न कंपनियों के 15 मोबाइल फोन, एक स्कूटी, आभूषण और अन्य चुराया गया सामान भी बरामद कर लिया है। जांच
जांच में पता चला कि दोनों आरोपी बेहद ही शातिर किस्म के अपराधी हैं और जो कि पकड़े जाने से बचने के लिए वारदात के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग तक नहीं करते थे। अब खबर मसूरी से है, जहां पर कांग्रेस कमेटी ने भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर एक भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस भवन से हुई और जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पंचायती राज युवाओं को सशक्त बनाने और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में उनके योगदान को रेखांकित किया गया। तो वहीं बताते चले कि सभी कार्यकर्ताओं ने उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि सभा के बाद महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में मलिनगार चौक से गांधी चौक तक एक जोशीली बाइक रैली भी निकाली गई और जिसमें राजीव गांधी अमर रहे जैसे नारे से माहौल देशभक्ति से भरा। राजीव गांधी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, सूचना क्रांति के दाता माननीय राजीव गांधी जी की 81वें जन्मदिवस के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को, कांग्रेस वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और शत शत नमन करती हूँ ऐसी हस्ती को जिस हस्ती ने छोटी सी उम्र में हमारे देश को ऊंचाइयों तक पहुँचा दिया। सूचना क्रांति, वोट का अधिकार और आपके नवोदय विद्यालय और हमारे जितना महिलाओं को आरक्षण, ये सब राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी ने आज हमारे देश को विश्व में सबसे ऊपर पहुंचाया और कहा जा रहा है राजीव गांधी जैसी शख्सियत को मैं सचेत नमन करती हूँ और सबसे यही कहूंगी कि सब कांग्रेस के साथ जुड़े और राजीव गांधी जी का नाम रोशन करें। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।